तो इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 120 हम क्वेश्चन नंबर 120 से लेके आगे के क्वेश्चंस करेंगे, कोशिश करेंगे 180 तक क्वेश्चंस कवर हो जाए। इससे पहले हमने 119 तक क्वेश्चंस कर लिए हैं और आईपीसी के, और उससे पहले हमने सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के 300 400 के राउंड एमसीक्यूज कर लिए हैं। तो उनको देखना हो तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और इससे पहले के 119 एमसीक्यूज देखने हो तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप 120 से स्टार्ट करते हैं कि इनके अंदर क्या दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले 120 में देखते हैं। 120 में क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफाइड टू बी कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ असेंबली टू मेक इट अनलॉफुल अंडर सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी। तो यहाँ पे अनलॉफुल असेंबली के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से जो भी मतलब जो स्पेसिफाइड है, जो मतलब इनमें से कौन सा स्पेसिफाइड नहीं है एज अ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ एन असेंबली टू मेक इट अनलॉफुल, कि उसको अनलॉफुल बनाने के लिए सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी के हिसाब से। तो यहाँ पे ओवरगोइंग द गवर्नमेंट और इट ऑफिसर्स ये होता है, रेजिस्टेंस टू लीगल प्रोसेस होता है, फोर्सिबल पोजीशन और डिस्पोजिशन प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। फिर पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग शेल नॉट बी एन अनलॉफुल असेंबली विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 141 आईपीसी, की इनमें से कौन सी जो है अनलॉफुल असेंबली नहीं होगी। द असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन विद अ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ ओनली मेंटेनिंग पोजीशन, तो ये तो पहले ही ऑप्शन ठीक है, तो ये जो है अनलॉफुल असेंबली नहीं होगी। सेक्शन 141 यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि 141 के हिसाब से अनलॉफुल असेंबली कौन सी होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं राइटिंग मीन्स यूजिंग फोर्स और वायलेंस बाय एन अनलॉफुल असेंबली और बाय मेंबर देयर ऑफ इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ सच असेंबली एज पर। तो यहाँ पे राइट की डेफिनेशन पूछ रहा है कौन से सेक्शन के अंदर दी गई है। तो ये जो डेफिनेशन है ये हमें सेक्शन 146 के अंदर दी गई है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। तो 146 को आप पढ़ सकते हैं। फिर पूछता है फॉर राइटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा ठीक है। एक्चुअल फोर्स और वायलेंस मस्ट बी यूज, तो इसका ऑप्शन ए ही ठीक है कि एक्चुअल फोर्स या फिर वायलेंस जो है वो यूज हुआ होना चाहिए। फिर सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी इज, 149 के बारे में पूछ रहा है कि 149 जो है आईपीसी का वो किस बारे में बात करता है। वो एक अपने आप में डिस्टिंक्ट ऑफेंस जो है क्रिएट कर देता है, तो ऑप्शन बी ठीक है। फिर 125 के अंदर पूछ रहा है फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी, कि भाई 149 को अप्लाई करने के लिए पर्सन शुड बी मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंबली एंड शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। अ पर्सन शुड बी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली बट नीड नॉट नेसेसरली पार्टिसिपेट हिमसेल्फ विद द कमीशन ऑफ ऑफेंस, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है कि वो मेंबर होना जरूरी है उस अनलॉफुल असेंबली का। फिर पूछता है 126 के अंदर अंडर सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी if an offense is committed by a member of the unlawful assembly in furtherance of their common object, कि भाई वो offense करते हैं तो every person who at the time was a member of that assembly shall be guilty of the offense, तो इसका ऑप्शन ए ही ठीक है कि जो भी थे उसके अंदर सब जो है क्या हो जाएंगे, गिल्टी हो जाएंगे उस ऑफेंस के। फिर पूछता है फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी, अगर हम इसको एप्लीकेशन देखना चाहें, द ऑफेंडर मस्ट बी द मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंबली, द ऑफेंस मस्ट हैव बीन कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो इसके ऑप्शन दोनों है ये दोनों ही ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो ठीक है। फिर 10 पर्सन्स वर चार्ज विद ऑफेंस अंडर, इन पे ये लगता है 10 व्यक्तियों पे 302 149 आईपीसी, आउट ऑफ विच 6 पर्सन वर एक्विटेड, द रिमेनिंग 4, अब जो उसमें से 6 लोग थे उनको तो एक्विट कर दिया, बाकी जो 4 बचे उसके बारे में पूछ रहा है कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस अंडर, तो उनको हम जो ये वाला जो ऑफेंस है इसके अंदर नहीं कर सकते 149 के अंदर, क्योंकि इसके जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर 129 में पूछता है 10 पर्सन पर चार्ज विद, ये इस पर यही लगता है जिनके ऊपर, जिनमें से जो ऑफेंस है एक ही व्यक्ति ने कमिट किया होता है, और जो 10 में से बाकी 9 जो होते हैं, 9 में से जो सिर्फ एक व्यक्ति होता है उसी ने जो एक्चुअल जो ऑफेंस है वो कमिट किया होता है, मतलब वो फिर जो बाकी होते हैं 9 वो एक्विट हो जाते हैं। द पर्सन हु एक्चुअली कमिटेड द ऑफेंस, तो उसके बारे में पूछ रहा है कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस 302 149 आईपीसी, कैन नॉट बी कन्विक्टेड, कैन बी कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 302 आईपीसी, तो उसका ऑप्शन सिर्फ क्योंकि वो सिंगल पर्सन बचा, 10 बंदे थे, 9 जो थे वो एक्विट हो गए, एक ने ऑफेंस कमिट किया था, तो उसके ऊपर सिर्फ 302 लगेगा, 149 उसके साथ नहीं लग सकता। फिर 130 के अंदर पूछ रहा है बी हैपन टू बी अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, अ फिक्शनल फाइट इंश्योर्ड ड्यूरिंग विच बी वॉज इंजर्ड एंड रिटायर्ड टू द साइड, ठीक है। लेटर ऑन अ मैन वॉज किल्ड, अब बाद में एक व्यक्ति मर जाता है। नाउ अब यहाँ पे पूछा है कि क्या होता है कि बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर, B is not guilty of murder as he ceased to be a member of the unlawful assembly at the time when the murder was committed, तो ये ऑप्शन बी ठीक है, क्योंकि उस वक्त वो क्या हो जाता है,
रिटायर्ड हो जाता है और उस साइड हो जाता है, ठीक है, उस अनलॉफुल असेंबली से। फिर 131 के अंदर पूछा है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में पूछ रहा है, इज नॉट अ राइट ऑफ डिफेंस बट रिट्रीब्यूशन इज अ राइट ऑफ डिफेंस बट नॉट अ राइट ऑफ रिट्रीब्यूशन, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर पूछते हैं द वर्ड रॉन्ग इन अ डिफेंस ऑफ इंसेनिटी रेफर्स टू, जो रॉन्ग वर्ड अपने इंसेनिटी के डिफेंस में यूज होता है इसका मतलब क्या है, लीगल रॉन्ग, सिविल रॉन्ग, मॉरल रॉन्ग, मॉरल एज वेल एज लीगल रॉन्ग, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है कि दोनों ही होता है, मॉरल और लीगल रॉन्ग दोनों। फॉर एन एफरे अंडर सेक्शन 159, अगर हम एफरे की बात करें सेक्शन 159 के अंदर, द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड इज, तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन चाहिए होते हैं एफरे करने के लिए, कम से कम 2 व्यक्ति जो है वो चाहिए होते हैं, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर फाइट अंडर सेक्शन 159 ऑफ आईपीसी सिग्निफाइज, जो फाइट होती है 159 के अंदर वो सिग्निफाइज करती है किस चीज को, ये जो एफरे वाली है, टू अपोजिट पार्टीज एक्टिवली इन्वॉल्व, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, जब 2 लोग आपस में मिलकर लड़ते हैं वो आ जाता है इसके अंदर। फिर सेक्शन 159 ऑफ आईपीसी इज अट्रैक्टेड when there is exchange of abuse, when there is exchange of abuse with exchange of blows, भाई मारा भी है, तो ऑप्शन बी ठीक है। फिर पूछता है प्रमोटिंग हेटेड अमंग क्लासेस इज एन ऑफेंस, कि भाई आप क्लासेस के बीच में क्या कर रहे हो, हेटेड फैला रहे हो, तो ये जो है ऑफेंस होता है सेक्शन 153 ए के हिसाब से, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर मेकिंग इम्प्यूटेशंस और असर्शंस प्रिजुडाइज टू नेशनल इंटीग्रेशन इज एन ऑफेंस, कि भाई आप इस तरीके की इम्प्यूटेशंस करते हो, असर्शंस दावे करते हो जो कि नेशनल इंटीग्रेशन के अगेंस्ट है, तो ये जो है ये ऑफेंस है सेक्शन 153 बी के अंदर, इसका ऑप्शन ए ठीक है। पर्सनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट इज एन ऑफेंस, कि भाई आप अपने आप को एक पब्लिक सर्वेंट के तौर पर बना के लेके जाते हो, आप असलियत में हो नहीं, तो ये अपने आप में एक ऑफेंस है सेक्शन 170 ऑफ आईपीसी के अंडर। पर्सोनेशन एट इलेक्शंस इज एन ऑफेंस, कि भाई आप अपने आप को इलेक्शन के टाइम पे पर्सोनेट करते हो, तो वो ऑफेंस है कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 171 डी के अंदर। मतलब ये वैसे तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो सेक्शन है 171, ये सब जो सेक्शन है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो प्री के अंदर ये जो एमसीक्यूज होते हैं ना, यहाँ पे ये कुछ भी पूछ लेता है, तो यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं होती, इसलिए आपको सारे सेक्शंस पता होने चाहिए कि किसमें क्या है। उसके अलावा मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे सेक्शंस पढ़ने जरूरी नहीं होते, मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सेक्शंस होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, उसके ऊपर हम अलग से देखेंगे, वीडियो बनाएंगे कि कौन से जो सेक्शंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। चैप्टर 10 ऑफ इंडियन पीनल कोड डील्स विद, चैप्टर 10 जो है किस बारे में बात करता है, चैप्टर 10 जो है वो ऑफेंस रिलेटिंग टू कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट के बारे में बात करता है। ये जो सेक्शंस अभी हमारे चल रहे हैं, तो ऑप्शन सी ठीक है। कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस और ऑफेंस गिवन बाय फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू स्क्रीन ऑफेंडर इज एन ऑफेंस, तो ये ऑफेंस है कि ये डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस किया जा रहा है या फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये कौन सा ऑफेंस है, कौन से सेक्शन के अंदर ऑफेंस है, ये सेक्शन 201 के अंदर ऑफेंस है, बहुत कॉमन है और ये मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हार्बरिंग और कंसीलिंग एन ऑफेंडर विद इंटेंशन टू स्क्रीनिंग हिम फ्रॉम द लीगल पनिशमेंट इज एन ऑफेंस, तो ये कौन सा ऑफेंस है, ये हमारा सेक्शन 212 का ऑफेंस है। आप हार्बरिंग कर रहे हो, कंसीलिंग कर रहे हो एक ऑफेंडर की इस इंटेंशन से कि वो जो लीगल पनिशमेंट है उससे बच सके, तो उसके लिए ये आप भी ऑफेंस कर रहे हो 212 के अंदर। कल्पेबल होमिसाइड हैज बीन डिफाइंड, कल्पेबल होमिसाइड जो है कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है, कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद पूछता है मर्डर हैज बीन डिफाइंड, मर्डर कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है, मर्डर जो है सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी के अंदर डिफाइन किया गया। फिर पूछता है कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ इट इज कमिटेड अंडर, कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा अगर वो कमिट होगा ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के अंदर, सेल्फ इंटॉक्सिकेशन नहीं ले सकते, इरेसिस्टिबल इंपल्स नहीं आती, तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के अंदर होता है, तो वो नहीं होता। फिर कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इट इज कमिटेड अंडर, की वो कब नहीं होगा, कल्पेबल होमिसाइड जो है मर्डर नहीं होगा जब एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये बात ठीक है, विदाउट प्रीमेडिटेशन ऑफ सडन फाइट इन द हीट ऑफ पैशन, हीट ऑफ पैशन में आपने मार दिया तो ठीक है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। ये सभी जो है कल्पेबल होमिसाइड जो है, लेकिन मर्डर नहीं है। मर्डर इज डिफाइन एज अ, मर्डर की जो डेफिनेशन है वो क्या है, an act by which the death is caused with the intention of causing of such bodily injury as the offender knows which is likely to cause the death of the person to whom the injury is caused, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखते हो मर्डर की, तो यही डेफिनेशन है इसकी। तो मतलब ये सेक्शन तो ऐसा है जिसका आपको एक एक वर्ड जो है याद होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए कि इस सेक्शन में क्या दिया गया, ठीक है। फिर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इज, जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन वाली बात है ये क्या है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, कि भाई फैक्ट पे पता चलेगा कि ये सडन प्रोवोकेशन थी या नहीं थी। अब यहाँ पे फैक्ट देता है, A knows that B is suffering from disease in his head and also knows that if
अब फिस्ट ब्लो इज गिवन टू बी ऑन हिज हेड, इट इज लाइकली टू कॉज हिज डेथ, कि भाई उसके सर बीमारी है सर में, अगर उसको मार दिया मुक्का तो वो मर जाएगा। नोइंग इट ए गिव्स अ फिस्ट ब्लो टू बी, अब जानने के बावजूद भी उसके सर पे मुक्का मार देता है और जो है बी की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे ए ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया, जो ए है वो क्या करेगा, एक तरीके से देखें तो उसने मर्डर कमिट कर दिया, क्योंकि उसको इस बात की नॉलेज थी कि अगर मैंने इसके सर पे मुक्का मार दिया तो वो मर जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, गिल्टी ऑफ मर्डर सिंस ही हैड नॉलेज दैट इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट इज लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ बी, क्योंकि सब कोई पॉसिबिलिटी बचती नहीं कि वो मरेगा नहीं, तो सारी प्रोबेबिलिटी के अंदर वो मर जाएगा। ठीक है, फिर 150 के अंदर पूछता है अ पर्सन हु कॉजेज बॉडली इंजरी टू अनदर हु इज लेबरिंग अंडर अ डिसऑर्डर, डिजीज और बॉडली इन्फर्मिटी एंड देयरबाय एक्सेलरेट्स द डेथ ऑफ दैट अदर शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड डेथ बाय वर्च्यू ऑफ। तो यहाँ पे कौन से सेक्शन के हिसाब से उसने जो है उस व्यक्ति की मृत्यु की है, एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 299 के हिसाब से। ठीक है, ये सेक्शन आप रीड कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है, एक्सप्लेनेशन 1 इसकी। फिर कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ चाइल्ड इन मदर्स वूम्ब इज नॉट अ होमोसाइड एज प्रोवाइड अंडर, कि ये होमोसाइड नहीं है, कौन से सेक्शन के अंदर ये बात दी गई है, ये बात हमें सेक्शन 299 की एक्सप्लेनेशन 3 के अंदर दी गई है। फिर 152 के अंदर पूछता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ एक्सेप्शन ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा ठीक है। जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की एक्सेप्शन है, प्रोवोकेशन शुड नॉट बी वॉलंटरली प्रोवोक, खुद ही नहीं उकसाया गया होना चाहिए, प्राइवेट डिफेंस में नहीं होना चाहिए, लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय पब्लिक सर्वेंट इन ऑबिडियंस ऑफ लॉ। तो यहाँ पे इसके सारे के सारे ऑप्शन ठीक है, इसका ऑप्शन डी ठीक है। फिर आता है इफ द ऑफेंडर does not know that his act is so imminently dangerous that he must in all probability cause death, he will be guilty of। तो यहाँ पे वो कौन से ऑफेंस के लिए गिल्टी हो जाएगा, कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। यहाँ पे आप क्या कीजिए करें, जब मैं आंसर बता रहा हूँ ना उससे पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए करें और पहले खुद आंसर दो, फिर उसके बाद उसको ऑन करके देखो कि आंसर कौन सा ठीक है। फिर 154 के अंदर पूछता है कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर इज पनिशेबल विद, की जो कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग मर्डर है यहाँ पे कितनी सजा मिल सकती है, यहाँ पे आपको सजा मिलती है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और 10 ईयर्स। ठीक है, फिर कल्पेबल होमोसाइड इज कॉजिंग डेथ, की जो कल्पेबल होमोसाइड है कॉजिंग डेथ है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ, या फिर विद द नॉलेज दैट सच एक्ट डेथ इज लाइकली टू बी कॉज। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ठीक है। ठीक है, फिर पूछता है 156 के अंदर एक्स विद इंटेंशन ऑफ मर्डरिंग जेड इंस्टिगेट बाय अ चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स टू डू एन एक्ट विच कॉजेज जेड डेथ, कि भाई उसको उकसाता है कि जा मार दे उसको। वाई इन द एब्सेंस ऑफ एक्स इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट डज द एक्ट एंड देयर बाय कॉजेज जेड डेथ, और जेड मर भी जाता है। तो नाउ अब यहाँ पे पूछ रहा है कि वाई इज लाइबल फॉर मर्डर, वाई इज नॉट लाइबल फॉर मर्डर बीइंग होली इन कैप्स बट एक्स इज लाइबल फॉर अबेटमेंट। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी ठीक है। भाई वाई जो है वो तो बच्चा है, उसको कोई बात नहीं समझ आती, वो क्या है इन कैप एक्स है, तो यहाँ पे एक्स जो है वो लाइबल हो जाएगा अबेटमेंट के लिए। 157 के अंदर आता है हर्ट हैज बीन डिफाइंड एज बॉडीली पेन डिजीज और इनफर्मिटी टू एनी पर्सन अंडर सेक्शन, कौन से सेक्शन के अंदर ये डेफिनेशन जो है हर्ट की दी गई है, ये हमें सेक्शन 319 ऑफ आईपीसी के अंदर दी गई है। फिर ग्रीवियस हर्ट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन, ये हमें सेक्शन 320 के अंदर बताया गया ग्रीवियस हर्ट क्या होता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ग्रीवियस हर्ट, इसमें से कौन सा जो है ग्रीवियस हर्ट है, उसके अंदर एक लिस्ट दी गई है, वो सारे ग्रीवियस हर्ट होते हैं। तो इमेस्कुलेशन भी उसमें आता है, परमानेंट ये भी आता है, प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और ज्वाइंट, कोई ज्वाइंट या कोई चीज़ उसके शरीर की निकाल देना, लॉस हो जाना प्रिविशन मतलब। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, ये सभी जो हैं ग्रीवियस हर्ट के अंदर आते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है ड्यूरिंग द स्क्वल बिटवीन A and B, A gave a blow on the face of B and consequently 2 teeth of B were broken. In these circumstances, A has committed an offense of causing। तो यहाँ पे उसने कौन सा ऑफेंस किया, ग्रीवियस हर्ट का ऑफेंस किया, किसी के दांत वांत तोड़ देना, किसी भी तरीके से डिसफिगर कर देना, उसको सारा किस में आता है, ग्रीवियस हर्ट के अंदर आता है। फिर पूछता है ड्यूरिंग फाइट बिटवीन A and B, the two ladies, A pulls B by hair and removes some of her hair. A is guilty of the offense of causing। तो यहाँ पे A कौन सा ऑफेंस किया उसने, B ग्रीवियस हर्ट किया उसको, उसके बाल निकाल दिए। ठीक है, टू लेडीज यंग एज A and B फाइट विद ईच अदर, A was having blade with which A inflicts injury on the face of B leaving scar on her cheek of B, A is guilty of the offense of causing। तो यहाँ पे उसने कौन सा ऑफेंस किया, ग्रीवियस हर्ट का ऑफेंस किया, भाई उसके मुंह पे उसने निशान मार दिया। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन हैज बीन डिफाइंड अंडर, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन जो है कौन से सेक्शन के अंदर बताया गया, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन जो है सेक्शन 339 ऑफ आईपीसी के अंदर बताया गया।
रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हैज़ बीन डिफाइंड, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जो है कौन से सेक्शन में बताई गई है, वो हमें सेक्शन 340 ऑफ आईपीसी के अंदर बताई गई है। असॉल्ट कौन से सेक्शन में बताया गया, वो उससे पहले पूछ रहे असॉल्ट कैन बी कॉज बाय, असॉल्ट जो है किस चीज़ से हो सकता है, गेस्चर, प्रिपरेशन, बोथ ए एंड बी। तो जो असॉल्ट है वो गेस्चर या प्रिपरेशन से हो सकता है, जैसे किसी को मुक्का उक्का दिखाना, इस तरीके की कोई चीज़ है ना, उसके मन में एक तरीके से एप्रीहेंशन लेके आना, तो हमारा असॉल्ट जो है वो हो जाता है। असॉल्ट कैन नॉट बी कॉज बाय मेयर वर्ड्स, मेयर गेस्चर, में प्रिपरेशन या ऑल ऑफ द अबव। कि असॉल्ट जो है किससे नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ वर्ड से नहीं हो सकता, मैं तेरे को मार दूंगा, वो चीज़ नहीं आएगी। असॉल्ट इन ऑर्डर टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन इज पनिशेबल, कि असॉल्ट जो कि एक वुमेन की मॉडेस्टी को आउटरोच करने के लिए होता है, वो कौन से सेक्शन के अंदर पनिशेबल होता है, वो सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी के अंदर पनिशेबल होता है। फिर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स यूज टू अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट और प्रॉपर्टी इज पनिशेबल। अब यहाँ पे फोर्स आपने असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज की किस चीज़ को अटेम्प्ट करने के लिए, थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी को करने के लिए, तो कौन से सेक्शन के अंदर पनिशेबल होगा, वो सेक्शन 356 ऑफ आईपीसी के अंदर पनिशेबल होगा। अब किडनैपिंग के बारे में पूछ रहा है, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन शिप अंडर सेक्शन 361 ऑफ आईपीसी कैन बी। तो यहाँ पे जो इस तरीके की चीज़ होती है, ये किसी भी पर्सन से हो सकती है, जैसे कि ये पर्सन अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज, या फिर अगर वो मेल है तो 18 ईयर्स से कम का है, अ पर्सन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, या ऑल ऑफ द। तो यहाँ पे ये सभी जो हैं ठीक है, इसका ऑप्शन डी ठीक है किडनैपिंग के लिए। ठीक है, फिर पूछता है किडनैपिंग द कंसेंट ऑफ माइनर इज, जब किडनैपिंग करते हैं तो वहाँ पे जो माइनर की कंसेंट होती है वो क्या होती है, कोई मतलब नहीं, वो अपनी मर्जी से भी जा रहा है तब भी आप उसको किडनैपिंग मान लोगे, अगर उसके लॉफुल गार्डियन की परमिशन के बिना लेके जाया जा रहा है। द वर्ड टेक्स इन सेक्शन 361 ऑफ आईपीसी सिग्निफाइज, कि ये जो वर्ड टेक है इसका मतलब क्या है, उसको फोर्स से लेके जाया जा रहा है, फ्रॉड से लेके जाया जा रहा है, फिजिकल टेकिंग की जा रही है, इसका ऑप्शन डी ठीक है, सभी चीज़ें आ जाएंगी टेक में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एज टू थेफ्ट अंडर सेक्शन 378, कौन सी चीज़ें ठीक है थेफ्ट के लिए। डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे ये ठीक है, द प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल, ये भी ठीक है, द प्रॉपर्टी मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ द प्रोसिक्यूटर, ये ठीक है। तो इसको सारे के सारे ठीक हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं 378 के अंदर। फिर पूछता है ए टेक्स कैमरा बिलोंगिंग टू बी आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ बी विदाउट कंसेंट ऑफ बी विद इंटेंशन ऑफ कीपिंग इट अंटिल इट्स गेट रिवार्ड फ्रॉम बी फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन। ए इज गिल्टी ऑफ, तो यहाँ पे ए ने किस तरीके की गिल्टी की, ए ने यहाँ पे थेफ्ट किया, क्योंकि उसकी बिना परमिशन के वो उसने उठा लिया और उससे वो फायदा उठाना चाह रहा है। वन ए पुट्स जेड इनटू फियर ऑफ हर्ट एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस जेड टू साइन ब्लैंक चेक एंड डिलीवर इट टू ए, जेड साइंस द चेक एंड डिलीवर इट टू ए इज गिल्टी ऑफ। तो यहाँ पे ए ने किस तरीके का ऑफेंस कमिट किया, ए ने यहाँ पे एक्सटॉर्शन कमिट की, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर पूछता है व्हेन इन द कमिटिंग ऑफ थेफ्ट हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन इज कॉज टू द पर्सन, द ऑफेंस इज, भाई ये ऑफेंस थेफ्ट करते वक्त हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन हो जाता है, तो वो ऑफेंस क्या बन जाता है, वो ऑफेंस रॉबरी बन जाता है। फिर रॉबरी बिकम्स डकैती, अब रॉबरी जो है वो जब डकैती कब बन जाती है, वन कमिटेड को जॉइंटली बाय, कितने व्यक्तियों के द्वारा जब एक साथ होती है, कम से कम 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हैज़ बीन डिफाइन, की जो डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन होती है, मिसअप्रोप्रिएशन होती है, वो कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन की गई है, वो सेक्शन 403 ऑफ आईपीसी के अंदर डिफाइन की गई है। इन केस ऑफ डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन द इनिशियल पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, जो इनिशियल पोजीशन होता है प्रॉपर्टी का वो कैसा होता है, वो इनोसेंट होता है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैज बीन डिफाइंड अंडर, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है कौन से सेक्शन में डिफाइन की गई है, वो सेक्शन 405 ऑफ आईपीसी के अंदर डिफाइन की गई है। फिर पूछते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऑन एन ऑफेंस सिग्निफाइज, जो क्रिमिनल ब्रीच होती है ट्रस्ट की वो किस चीज़ को सिग्निफाई करती है, तो वो सिग्निफाई करती है इंट्रस्टमेंट, डिमांड, रिफ्यूजल, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। 181 के अंदर पूछ रहा है इन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट द इनिशियल पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी इज इनोसेंट, ये अभी हम पहले भी देख चुके हैं। 182 के अंदर पूछ रहा है एन एम्प्लॉय डिडक्टिंग द एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, ठीक है, फ्रॉम द वेजेस पेबल फॉर क्रेडिट टू द फंड बट डज नॉट डिपॉजिट द सेम विद द फंड एंड इज गिल्टी ऑफ कमिटिंग, तो यहाँ पे वो कौन सा क्राइम कमिट करता है, वो पैसा तो डिडक्ट कर रहा है, उसको डिपॉजिट नहीं कर रहा था, वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है सेक्शन 405 के हिसाब से। फिर ये आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर पूछता है अ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 410 ऑफ आईपीसी इफ इट्स पोजीशन हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय थेफ्ट, रॉबरी, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। तो यहाँ पे हमने 183 तक कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, AIB के एग्जाम कोई दे रहा है, APO, GLO या फिर जुडिशरी वगैरह कोई भी एग्जाम है, सबके अंदर ये आपके हेल्पफुल होगा।